एपिसोड 8। उधर आर्यन होटल के एक रूम में बैठे बैठे कभी अपने फोन को घूर रहा है तो कभी सामने बेड पर लेटे ऋषभ को। ऋषभ मुस्कुराते हुए, फोन तेरे इस तरीके से घूरने से शर्मा जाएगा। आर्यन गुस्से से, तू तो बात ही मत कर साले मुझसे, जबरदस्ती उठा लाया यहाँ 4 घंटे का बोल का। अब तुझे 4 घंटे और 4 दिन में फर्क भी नहीं पता क्या? एक तो सफर ही 4 घंटे का, कम से कम दोनों को मिलाकर 8 घंटे तो बोलता ऋषभ दांत दिखाते हुए। फिर तो आना जाना मिलाकर 16 घंटे हो जाते, यानी कि 16 दे। आर्यन गुस्से से, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, बकवास मत कर। मीटिंग एंड टाइम पर डिले क्योंकि उस डीलर ने, हम वेले बैठे हैं क्या उसके लिए? सुन, मैं तो जा रहा हूं कल सुबह ही, हमें नहीं करनी ऐसी कोई डील। ऋषभ, अरे यार देख, 2 मीटिंग है 2 डीलर से इस तरह, और दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। एक तो मार्केट में ही है, शोरूम बनाकर रेंट पर चढ़ा देंगे या। आर्यन, ठीक है तू कर लियो डी, मैं तो जा रहा हूं कल। एक तो सेजल ने कोई फोन भी नहीं किया। ऋषभ, उसके पास फोन है, कोई जो फोन करेंगी वो। आर्यन सोच में पड़ जाता है, यार अब क्या करूं? ऋषभ, जाकर मिल लियो ना, क्यों बेताब हो रहा है? आर्यन, मुझे तो ना तुझसे बात ही नहीं करनी, बस मुझे नहीं बता कल ही दोनों मीटिंग कर वरना मैं तो चला जाऊंगा। खुद तो जब देखो कजली से लगा रहता है फोन पर। ऋषभ, तेरी सेजल के पास फोन नहीं है तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? और रही बात मीटिंग की तो ठीक है, एक काम करते हैं, कल की मीटिंग कर लेते हैं। जो बाद वाली मीटिंग है वो 10 दिन के बाद रख लेंगे। आर्यन, ठीक है। ऋषभ, अब सो जाऊं मैं? आर्यन, जा जा सो जा, एक तो रूम भी 2 नहीं ले सकता था। ऋषभ, अब मिला ही एक तो मैं क्या बनवाऊं यहाँ पर दूसरा रूम तेरे लिए, सो जा चुपचाप। बहुत नखरे दिखा रहा है आजकल। आर्यन, हाँ तो दिखाऊंगा मैं तो नखरे, बोलकर वही ऋषभ के बगल में शर्ट उतार कर लेटने लगता है। ऋषभ, एक तो न तू पहले शर्ट पहन, मेरे बगल में मत सोया कर बिना शर्ट के, नींद में हाथ भी लग जाएगा तो मारता है बुरी तरीके से। आर्यन, हाँ तो मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा तो मारूंगा नहीं, आरती उतारूंगा तेरी। ऋषभ, तेरी जैसी चॉइस नहीं है मेरी जो तेरी इज्जत पर हाथ डालूंगा, समझा? आर्यन, ओए, तेरी जैसी चॉइस से क्या मतलब है तेरा? ऋषभ हंसते हुए, वो तो अच्छा है सेजल पसंद आ गई तुझे, वरना हम सब तो तुझे वही समझने लगे थे। आर्यन, कमीने, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? बोलकर ऋषभ को वहां पड़े कुशन फेंक कर मारने लगता है। ऋषभ हंसते हुए कुशन को उठा अपने सिर के नीचे रख सो जाता है। आर्यन भी मुंह फूला कर सेजल की तस्वीर आंखों में बसाए उसी के सपनों में सो जाता है। अगले दिन सेजल सारा काम निपटा कर जैसे ही कॉलेज जाने लगती है, निर्मला पीछे से आवाज लगाती हुई कमरे से बाहर निकलती है। निर्मला, ओ महारानी सुन, आजकल तेरे बहुत पर निकल आए हैं, तेरे यार घर पर भी आने लगे हैं। सेजल डरते हुए, चचा, चाची, वो। निर्मला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है जो तेरी सुनो, चुपचाप कॉलेज से घर और घर से कॉलेज ही आई, ज्यादा नैन मटक्का मत करियो रास्ते में। सेजल के आंसू निकलने लगते हैं। चाची अपना भाषण देकर वापस अपने रूम में चली जाती है। सेजल चुपचाप कॉलेज के लिए निकल जाती है। आर्यन ने अंश की ड्यूटी लगाई हुई थी कि सेजल के कॉलेज के आने जाने के टाइम पर उसका पीछा करना है, कहीं वो फिर से बेहोश ना हो जाए कहीं। अंश चुपचाप कार से सेजल का पीछा कर रहा था। सेजल इधर कॉलेज पहुंची तो अंश घर चला गए। कॉलेज के अंदर ऋषभ ने काजल की बहन रीना को बोल रखा था कि सेजल के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो तुरंत उसे कॉल करे, क्योंकि आर्यन सेजल के हमेशा डरे रहने का असली कारण जानना चाहता था। कॉलेज में एक लड़का कई दिन से सेजल के पीछे पड़ा हुआ था। ये रीना को पता चल चुका था पर उसने अभी ऋषभ को कुछ भी इस बारे में नहीं बताया था, वो पहले सेजल से दोस्ती करना चाहती थी। अगले दिन कॉलेज में सेजल खाली पीरियड में कॉलेज पार्क में एक तरफ अकेली बैठकर पढ़ रही थी। रीना उससे दोस्ती करने के बहाने उसी के पास बैठते हुए, हाय सेकंड ईयर। सेजल तो किसी से भी बात नहीं करती थी, चाहे लड़की हो या लड़का, सिर्फ दादी से ही खुलकर बात होती थी उसकी। सेजल डरते हुए, फाइनल। रीना मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए, यानी आप सीनियर हो,
आई एम रीना। फ्रेंड्स। सेजल डरते डरते हाथ बढ़ा देती है। सेजल। रीना, आप मुझसे क्यों डर रही हो? सेजल, नहीं, वो मैं किसी से बात नहीं कर पाती। रीना, क्यों? तभी एक लड़का सेजल के बगल में बैठता हुआ, हाय सेजल। सेजल उसे देख वहां से उठने लगती है। वो लड़का सेजल का हाथ कसकर पकड़ लेता है। सेजल डरते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वो बेशर्मी से सेजल का हाथ कसकर पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था। रीना गुस्से से, ओए, तुझे समझ नहीं आता क्या? छोड़ हाथ उसका। उसे नहीं करनी तुझसे बात। लड़का, अरे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? यार, इससे कितने दिन से बोल रहा हूं कि फ्रेंडशिप कर लो, करती ही नहीं। फ्रेंडशिप करने में क्या प्रॉब्लम है? रीना अपना फोन उठाकर ऋषभ को मिलाते हुए, अभी थोड़ी देर रुक जा, करवाती हूं तेरी दोस्ती इससे। इतने में ऋषभ फोन उठा लेता है। सेजल ऋषभ के फोन उठाते ही, जीजू आप कहाँ हो? ऋषभ, क्या हुआ? सब ठीक है, बस अभी अभी घर पहुँचे हैं। बोल। रीना उस लड़के की तरफ घूरते हुए, जीजू, यहाँ एक मजनू है जो सेजल से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता है। अभी भी बदतमीजी कर रहा है उससे। मेरे ही सामने खड़ा है। ऋषभ गुस्से से, आ रहे हैं हाँ, बोलकर फोन काट आर्यन को लेकर कॉलेज के लिए निकलता है। इधर सेजल रोने लगती है। उसके हाथ में उस लड़के के हाथ के निशान भी छप जाते हैं। सेजल लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर लड़का बेशर्मी से मुस्कुराए जा रहा है। लड़का, एक बार दोस्ती करने को ही तो बोल रहा हूँ। सेजल रोते हुए, मुझे नहीं करनी। दोस्ती, प्लीज छोड़िए। रीना सेजल से, रो मत, आज आने दो आर्यन भाई को, फिर पता चलेगा इसे। आर्यन का नाम सुनते ही लड़का झट से सेजल का हाथ छोड़कर रीना को चौंकते हुए देखता है। वही सेजल भी आर्यन का नाम सुन रीना को चौंकते हुए देखती है। लड़का रीना से, कौन से आर्यन की बात कर रही हो तुम? रीना मुस्कुराते हुए, उसी आर्यन भाई की जिसका नाम सुनते ही तुमने हाथ छोड़ दिया, जिसके नाम से पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे, बोलकर हंसने लगती है। लड़का थोड़ा घबराते हुए, एआर एसोसिएट्स के मालिक। रीना मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, बस पहुंचने वाले अभी। लड़का ये सुनते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। सेजल रीना की तरफ बहुत गौर से देखती है। रीना मुस्कुराते हुए बात को बदलने की कोशिश करते हुए, वो आर्यन भाई मेरे होने वाले जीजू के बेस्ट फ्रेंड है। आप जानते हो आर्यन भाई को? सेजल डरते हुए, पता नहीं। रीना, आप अब डरो मत, आर्यन भाई तो इसकी क्लास लेकर रहेंगे। सेजल खुद से तो कभी बात कर ही नहीं पाती थी, पर सेजल से भी कभी किसी लड़की ने फ्रेंडशिप की कोशिश नहीं की, तो इसी वजह से सेजल हमेशा अलग अलग ही रहती थी। रीना सेजल का हाथ देखती है तो सेजल को दर्द हो रहा था। रीना सेजल को मैम के पास ले जाती है, जिनके पास फर्स्ट एड किट रहती थी। रीना फर्स्ट एड किट से पेन रिलीफ स्प्रे लेकर सेजल के हाथों पर स्प्रे करती है। दोनों रूम से बाहर आते हैं। सेजल अपनी क्लास के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में रीना के फोन में आर्यन का फोन आता है। रीना जैसे ही फोन पिक करती है, आर्यन, कहाँ है वो मजनू की औलाद? किसकी हिम्मत हुई सेजल से बदतमीजी करने की? रीना, वो तो भाग गया। आर्यन, सेजल ठीक है? रीना, हाँ, वो क्लास अटेंड करने गई है। आर्यन, ठीक है, वो आज ये चौकीदार की औलाद अंदर नहीं आने दे रहा, मैं बाहर बैठा हूँ। मजनू की औलाद के दर्शन करा दिए। रीना, ठीक है। सेजल क्लास अटेंड करके कॉलेज से घर जाने लगती है, तो कॉलेज से थोड़ी सी दूरी पर उसे आर्यन दिखाई देता है, जो उसी लड़के को पीट रहा था जिसने सेजल का हाथ पकड़ा था। एक्चुअली रीना आर्यन को उस लड़के की शक्ल दिखाकर अपने घर चली गई थी। ऋषभ भी किसी काम से चला गया था। सेजल डर जाती है। उस लड़के के मुंह से खून तक निकलने लग गया था। सेजल डरते डरते आर्यन के पास जाती है। आसपास कुछ लोग इकट्ठा होकर बस तमाशा देख रहे थे। सेजल देखती है कि आर्यन के आंखों में गुस्सा भरा हुआ है। उसे वो बेतहाशा मारा जा रहा है। सेजल आर्यन का हाथ पकड़, प्लीज छोड़ दीजिए इसे, मर जाएगा। आर्यन गुस्से में सेजल को धक्का देते हुए मरता है, तो मर जाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बदतमीजी करने की? सेजल आर्यन के धक्के को संभाल नहीं पाती, वो वही गिर जाती है। आर्यन उस लड़के को छोड़ सेजल को जाकर पकड़ता है।
आर्यन, तुम ठीक हो? सेजल डरते हुए, प्लीज उसे जाने दीजिए। आर्यन पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़का मौका मिलते ही भाग गया था। आर्यन सेजल को लेकर रोड के साइड में रखे बेंच की तरफ आता है। उसे वहां बैठाते हुए खुद भी बैठ जाता है। आर्यन अभी बहुत गुस्से के था, इसलिए वो सेजल से बात नहीं करता कि कहीं अपना गुस्सा सेजल पर ही ना निकाल दे। सेजल वही डर के मारे बैठी हुई थी। सेजल डरते हुए, आपको उन्हें इतना नहीं मारना चाहिए था। आर्यन, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, समझी तू? सेजल, क्यों? आर्यन गुस्से से, क्योंकि मैं तुमसे पी। बोलते बोलते चुप हो जाता है। आर्यन अपने आप को शांत कर सेजल की तरफ देखता है तो वो बिल्कुल डरी सहमी सी बैठी थी। आर्यन की नज़र सेजल के हाथ के निशान पर जाती है। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ने लगता है पर सेजल डर के मारे सिमट जाती है तो आर्यन अपना हाथ पीछे कर लेता है। आर्यन, डर लगता है मुझसे। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन, वो यहाँ छोटा सा क्लिनिक है, तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ, हाथ की ओर इशारा करते हुए। सेजल, नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तो लगती रहती है, आदत है। आर्यन चौंकते हुए, आदत है? ऐसे निशान लगते रहते हैं तुम्हें? सेजल डरते हुए, नहीं, कभी गिर जाती हूँ तो। आर्यन, एक बार मेरी तसल्ली के लिए चल लो। सेजल समझ चुकी थी कि रीना जिस आर्यन की बात कर रही थी ये वही है। सेजल, मैं ठीक हूँ, रीना ने दवाई लगा दी थी। आर्यन कुछ नहीं बोलता। सेजल, मैं घर जाऊं? आर्यन सेजल की तरफ उम्मीद से देखते हुए, मैं छोड़ दूं? सेजल, नहीं, मैं चली जाऊंगी। आर्यन, ट्रस्ट नहीं अभी भी? माफ नहीं किया ना गन वाली बात के लिए? सेजल, नहीं, वो चाची जी गुस्सा। आर्यन, गली के बाहर तक छोड़ दूं? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन खुश होता हुआ कार की तरफ बढ़कर सेजल के लिए कार का गेट खोलता है। सेजल बैठ जाती है। आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर सेजल के घर की तरफ मोड़ लेता है। पूरे रास्ते सेजल डरी हुई सी बैठी थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि किस हक से वो आर्यन के साथ आकर बैठ गई है। आर्यन सेजल को उसके घर से थोड़ी दूरी पर ही उतार देता है। आर्यन उसे छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। सेजल घर पहुंचकर जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। दादी वहीं पर बैठी हुई थी। सेजल की घबराहट देख दादी भी घबरा जाती है। दादी घबराते हुए, क्या हुआ सेजू, इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बात हुई? निर्मला ने फिर कुछ बोला क्या बेटा? सेजल, जिसने अब तक अपने आंसू संभाल कर रखे हुए थे, दादी के गले लगकर रोने लगती है। दादी, बता ना सेजू, क्या हुआ, क्यों घबराई हुई है? बता ना, किसी ने कुछ बोला है क्या? सेजल बस रोए जा रही थी। दादी, बेटा बताना, देख मेरा दिल बैठा जा रहा है, सच सच बता क्या हुआ है? सेजल उन्हें पूरे दिन की कहानी बताती है। दादी, तो तू रो क्यों रही है? आर्यन ने उसे सबक तो सिखा दिया ना। तू खुद सोच, पहली बार मेरे अलावा किसी ने तेरे बारे में सोचा है। सेजल रोते हुए, वही तो दादी, क्यों? आर्यन जी ने मेरे लिए क्यों किया ये सब? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं, पता नहीं दादी क्यों मैं उनके साथ बैठ कर आ गई। दादी, ये गलत है ना? उन्हें मेरी वजह से उस लड़के को मारते वक्त हाथ में चोट भी लग गई, खून भी निकल रहा था, पर उन्हें अपनी चोट की नहीं, मेरी इस निशान की परवाह थी। क्यों दादी, क्यों? क्यों वो मुझे घर तक छोड़ने आते हैं, कॉलेज जाने के टाइम भी लेने आए थे। क्यों दादी? दादी मुस्कुराते हुए, मुझे तो पूरा यकीन है कि कुछ तो है उसके दिल में तेरे लिए, शायद उसे तुझसे प्यार है। क्योंकि कि तभी किसी को बिना रिश्ते के किसी की इतनी परवाह होती है। सेजल, प्लीज दादी, झूठी उम्मीदें मत पालिए। चाचा चाची ने रिश्ता पक्का कर दिया है मेरा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। दादी, तुझे आर्यन में कमी क्या दिखाई देती है? यही कि वो गुंडागर्दी करता है, पर है तो दिल का सा। हमारे घर में देख, शराफत के चोले के अंदर असली दरिंदे हैं ये। पर आर्यन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। वैसे उसने तेरे इस निशान की परवाह की, पर क्या तूने उससे उसकी चोट के बारे में पूछा? सेजल, नहीं दादी, वो बहुत गुस्से में थे, मुझे डर लगता है उनसे। दादी, एक बात पूछूं? सेजल, पूछिए ना। दादी, अगर एक तरफ रोहन हो और एक तरफ आर्य, तो तुझे किससे डर लगेगा, ये बता सच सा?
सेजल सिर झुकाते हुए रोहन से। दादी क्यों? सेजल दादी की तरफ देखते हुए, उनकी नजरें हमेशा गंदी होती है। दादी और आर्यन की नजरें। सेजल, उनमें हमेशा इज्जत दिखी है मेरे लिए। दादी मुस्कुराते हुए, तो तू रो क्यों रही है? सेजल, पता नहीं दादी, मुझे बस इतना पता है कि ये नहीं होना चाहिए। जब आर्यन जी के साथ होती हूं तो सिर्फ उनके गुस्से से डर लगता है, पर अपने आप को दुनिया की सबसे सेफ जगह पर फील करती हूं। पता नहीं दादी, पर मुझे अजीब सा डर लगता है। दादी तू कुछ भी कहे, मुझे तो आज यकीन हो गया, यही आर्यन है जो तुझे इन दरिंदों से बचाएगा। भगवान का इशारा ही समझेंगी मैं तो ये। बस अब भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि उस रोहन से पीछा छूट जाए। सेजल चुपचाप दादी की बातें सुनकर उस पर गौर करती है। सेजल खुद अपने रोने का, डर का कारण नहीं समझ पा रही थी। आर्यन ने जो फिक्र उसके लिए दिखाई थी वो आज तक किसी ने भी नहीं दिखाई थी सिवाय दादी के। वो दादी की गोद में सिर रखकर काफी टाइम तक ऐसे ही सोचती रहती है। इधर आर्यन घर पहुंचता है तो सब उसके हाथ में चोट लगी देख चौंक जाते हैं, जो उस लड़के को मारते वक्त उसके हाथ में लग गई थी। अंश भाग कर जाकर पास वाले क्लिनिक से एक डॉक्टर को लेकर आता है। वो आर्यन के हाथ की ड्रेसिंग करके चला जाता है। आर्यन उदास सा एक तरफ बैठा हुआ था, बाकी के सब उसे देख रहे थे। काफी देर बाद ऋषभ को गुस्सा आता है। ऋषभ गुस्से से, तुझे चोट लगी ये समझ में बात आती है कि तूने पीटा होगा उस बदतमीज लड़के को। छोड़ने वाला तो तू था नहीं, और ये चोट कोई तुझे पहली बार तो लगी नहीं जो तू नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह फूला कर बैठा है। उदास क्यों है बताएगा अब? जब से आया है एक शब्द नहीं फूटा मुंह से। आर्यन यार, सेजल को मेरी फिक्र नहीं थी, उसको उस मजनू की फिक्र थी, ये बात बुरी लग रही है बहू। ऋषभ चौंकते हुए, मतलब क्या हुआ वहां ये बता। आर्यन सारी बात बताता है। सब अपना माथा पीट लेते हैं। विवेक भाई, वो लड़का आपकी मार खाकर सच में टपक जाता, इसलिए भाभी ने उसे बचाया बा। फिक्र नहीं थी उसके लिए। आर्यन उदासी से, हाँ, इसलिए एक बार भी मेरे इस चोट के बारे में पूछा भी नहीं। ऋषभ, डर तो पहले ही रही होंगी, इसलिए नहीं पूछा होगा कि कहीं तू फिर से गुस्सा ना हो जाए। तूने भी तो धक्का दिया उसे। आर्यन नजरें नीची कर लेता है। ऋषभ, अगर उसे तेरी फिक्र नहीं होती तो तेरा गुस्सा शांत होने तक वहां क्यों बैठती तेरे साथ क्यों जाती घर? बता। आर्यन मुस्कुरा देता है, फिर मुंह बनाते हुए, पर एक बार तो पूछती ना इस चोट के बारे में। अंश, हो सकता है भाई आप गुस्से में थे, वो डरी हुई थी, उसने देखा ही ना हो इस तरफ। आर्यन, हाँ, ये हो सकता है। ऋषभ, अब अगर रोना पीटना खत्म हो गया हो तो आज थोड़ा काम कर ले। आर्यन, करो ना, किसने मना किया है? मुझे तो चोट लगी है, मैं जा रहा हूं सोने, बोलकर ऊपर रूम में चला जाता है। चारों उसे अजीब नजरों से जाते हुए देखते हैं। विवेक चौंकते हुए, भाई को कब से चोट का दर्द होने लगा जो आराम करने गए? आज तक तो कभी नहीं किया आरा। ऋषभ हंसते हुए, उसे चोट का नहीं इश्क का दर्द हो रहा है। पक्का जाकर फिर से लेकर बैठा होगा स्केच बुक, आजकल तो शायरी भी लिखता है। चारों हंसते हुए अपना अपना काम करने लगते हैं। शाम को विजय विनय के साथ आर्यन के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस तो नाम के लिए बनाया हुआ था। आर्यन के पास उसके दादा पापा की बहुत सी जमीन थी या दुकानें थी जिसे वो किराए पर देता था। बाकी वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करता था। ऋषभ उसके साथ 40% का पार्टनर था। अंश, विवेक और विक्रम सैलरी पर काम करते थे, रात को यही सो जाते थे, कभी कभी चले जाते थे घर। ऋषभ आजकल यहाँ इसलिए सोता था क्योंकि उसकी माँ गाँव गई हुई थी। ऑफिस में आर्यन बैठा हुआ सेजल की ही तस्वीर को बनाने में लगा हुआ था। विवेक और अंश वही बैठे बैठे मुस्कुराए जा रहे थे। विजय और विनय को देखते ही आर्यन ने अपनी स्केच बुक एक तरफ रख दी, पर विजय की नज़र सेजल के स्केच पर चली गई। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन, बैठिए जी। विजय, हम बैठेंगे नहीं, ये लो अपने 2 लाख। अब मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारी लड़की से मिलने की। आर्यन कौन सा किसी से डरने वाला था? घर तो हम वैसे भी नहीं आना चाहते तुम्हारे। रही बात तुम्हारी लड़की की, तो मुझे वैसे भी मिलने का शौक नहीं है उससे। विजय और कोई बात न कर चुपचाप वहां से विनय को लेकर निकल जाता है।
उनके जाने के बाद विवेक भाइयों, अब आप सेजल भाभी से बात नहीं करोगे? आर्यन उसे बुरी तरीके से घूरते हुए, क्यों? किसके बाप में हिम्मत है जो मुझे सेजल से बात करने से रोके? अंश भाई, अभी तो आपने कहा कि उसकी बेटी से मिलने का शौक नहीं है आपको। आर्यन दोनों को घूरते हुए, ओए गधों की पूछ, उसकी लड़की तो वो है ना लंबी नाक वाली। मेरी सेजल को उसने कभी माना है अपनी बेटी? उसने अपनी बेटी की बात की तो मैंने भी उसी की बेटी के बारे में जवाब दिया। दोनों मुस्कुराते हुए, ओह भाई, तो आप उससे उसकी बेटी की बात कर रहे थे? आर्यन, और नहीं तो क्या। अगर वो सेजल की बात करता तो सुनकर जाता अच्छा खासा। आर्यन ये बोल वापस सेजल की तस्वीर लेकर उसमें खो जाता है। अंश भाइयों, भाभी से प्यार का इजहार कब कर रहे हो? आर्यन, अभी नहीं, एक बार वो मेरे साथ कंफर्ट जोन में आ जाए, ट्रस्ट करने लगे, उसे भी एहसास हो जाए कि कोई है जो उसकी इतनी परवाह करता है, तब बताऊंगा अपने दिल की बात। अंश भाई, प्लान तो अच्छा है। आर्यन, अब अगर तुम दोनों के सवाल जवाब खत्म हो गए हो, तुम अपनी सेजल से बात कर लो। विवेक मुस्कुराते हुए, बिल्कुल भाई। आर्यन, वैसे ये बाकी के 2 नमूने कहाँ है? अंश भाई, वो नया सफर गए हैं। आर्यन, ठीक, चलो करो तुम दोनों अपना काम, बोलकर वापस सेजल की फोटो में खो जाता है। इधर रास्ते में विनय विजय से, पापा आपने देखा सेजल का स्केच बनाया हुआ है भाई ने? विजय, हाँ देखा। विनय, तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आपको पता है ना कि अगर रोहन को खबर भी लग गई तो वो क्या करेगा? सनका हुआ है वो। विजय, तू निपट सकता है इस गुंडे से? विनय जल्दी से ना में सिर हिला देता है। विजय, तो बस अब वही निपटेगा इस गुंडे से। विनय, मतलब? विजय, तेरा रोहन कब आने वाला है? छुट्टियां मनाका, जब देखो तो कहीं न कहीं छुट्टियां ही मनाता रहता है। विनय, अगले महीने आ जाएगा। वैसे भी करोड़पति बाप की औलाद है, उसे क्या फिक्र है? करता है विजय, बस एक बार आने दे, फिर बताऊंगा प्लान। विनय, हम पर तो कोई बात नहीं आएंगी ना? विजय, नहीं, बस एक बार वो आ जाए, तब तक इस सेजल को कॉलेज छोड़ने और लेने तू जाएगा। विनय, ठीक है, पर क्यों? विजय, ताकि रास्ते में वो इस आर्यन से ना मिल सके, और इस सेजल को तो आज रात में सीधा करूंगा ताकि वो उस आर्यन से मिलने की कोशिश न करे। विनय, ठीक है। दोनों घर आ जाते हैं। रात को सेजल दादी के साथ रूम में बैठी हुई थी। विनय उसके कमरे में एक डंडा लेकर पहुंचे। दादी और सेजल उन्हें देखते ही चौंक गए। सेजल वो डंडा देखते ही कांपने लगी। विजय गुस्से से, बड़ा याराना चल रहा है तेरा आजकल आर्यन के साथ। सेजल दादी के पीछे की तरफ छिपने लगती है। सेजल डरते डरते, मैंने कुछ नन नहीं किए। दादी, देख, बच्ची पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इसने कुछ नहीं किया और नहीं आर्यन ने कभी इससे कोई उल्टी सीधी बात करी है। विजय, अच्छा, तो वो पागल है जो वहां बैठा बैठा इसके स्केच बनाए जा रहा है। ये सुनते ही दादी और सेजल एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। दादी, कौन से स्केच की बात कर रहा है? इसे कुछ नहीं पता। विजय, मैं खुद देख कर आया हूँ, मुझे देख कर रख दिया था पर उसकी फोटो पर नजर चली ही गई थी मेरी। दादी, तो इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? विजय, अम्मा, आज सिर्फ वार्निंग देने आया हूँ इसे। अगर इसके बाद वो आर्यन इसके आसपास भी मुझे दिखाई दिया तो देख लेना, ये डंडा नहीं मेरी बेल्ट होंगी। और याद है ना मेरी बेल्ट लगती कैसी है? बोलकर सेजल को घूरते हुए देखता है। सेजल दादी के ही पीछे छिपी हुई थी। और हाँ, कल से तू विनय के साथ कॉलेज जाएंगी और आएंगी, समझ गई? सेजल डरते डरते हाँ में सिर हिला देती है। विजय वहां से चला जाता है। सेजल दादी की गोद में लेट जाती है। दादी मन ही मन, हे भगवान, अब तो इस बच्ची के लिए कुछ का। मैं तो अपाहिज हूँ, बिना सहारे के चल भी नहीं पाती। कल मुझे कुछ हो गया तो ये सब तो इसे नोच कर खा जाएंगे। अगर सच में आर्यन के मन के मेरी इस बच्ची के लिए प्यार है तो बस कैसे भी इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी करा दो। सेजल भी अपने मन में ही, आर्यन जी मेरी क्यों फोटो बनाएंगे? नहीं, अब मैं नहीं करूंगी उनसे कोई भी बात। वैसे भी कल से भैया के साथ आऊंगी जाऊंगी तो उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा मुझसे बात करने का। पर उनका हाथ तो ठीक होगा ना? ड्रेसिंग तो करवा ही ली होंगी।
अगले दिन भी सुबह सुबह आर्यन सेजल के घर के पास पहुंच गए, पर सेजल तो विनय के साथ बाइक पर कॉलेज गई तो आर्यन सेजल से कोई बात नहीं कर पाए। शाम को भी विनय ही सेजल को कॉलेज से लेकर आया। ऑफिस में आर्यन मुंह फुलाए बैठा हुआ था। ऋषभ, क्या हुआ? देवदास की औलाद क्यों बना बैठा है? अंश, भाई आज भाभी से बात नहीं कर पाए। ऋषभ, क्यों? आर्यन गुस्से में, वो साले की ड्यूटी लगा दी है उसके बाप ने। ऋषभ, किसके साले की? आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, विनय की और किसकी? अब सेजल को कॉलेज छोड़ने भी जाता है और लेने भी। बात कैसे करूं सेजल से? ऋषभ, तो? आर्यन, देख डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, पर अगर उस साले के सामने सेजल से बात करूंगा तो कहीं बाद में वो सेजल को ही ना उल्टा सीधा बोले। सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सेजल को किसी भी तरीके की दिक्कत हो। ऋषभ, चल कोई नहीं, अभी दूर से दीदार कर ले, कुछ दिन देख, अगर सेजल कुछ कोशिश नहीं करती तो हम करते हैं कुछ। आर्यन मुंह फुलाते हुए, हम्मा। ऐसे ही अब विनय रोज सेजल को कॉलेज छोड़ने और लेने जाने लगा। आर्यन कुछ भी नहीं कर पाया सिर्फ सेजल की वजह से। उसे बस सेजल की परवाह थी। करीब 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। इधर आर्यन बेशक सेजल से बात नहीं कर पा रहा था, पर उसकी सेजल के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही थी। बेशक वो बात नहीं कर पाता था पर उसे देखकर ही खुश हो जाता था। उधर सेजल बेशक आर्यन से डरती थी पर वो भी उसे देखने की कोशिश करती थी। जब आर्यन दूर से ही उसे देख स्माइल करता तो सेजल मन ही मन न जाने क्यों खुश हो जाती थी। एक दिन अचानक संडे वाले दिन रोहन सेजल के घर आए। सेजल तो काम खत्म कर दादी के साथ रूम में बैठी थी। बाहर हॉल में सब बैठे थे। रोहन वही सोफे पर बैठते हुए बोलिए, अंकल जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? विजय, देखो 10 दिन के बाद ठीक सेजल के बर्थडे के अगले दिन तुम दोनों की शादी है, तो हम सोच रहे हैं कि आज कहीं घूम आओ सेजल के साथ। रोहन, क्या बात है, आज इतनी मेहरबानी। वैसे तो आपने ही कहा था कि शादी से पहले कहीं नहीं जाने दोगे। विजय, हाँ, पर अब तो सिर्फ 10 दिन ही है शादी को। तुम्हारे कहे मुताबिक बिना किसी ताम झाम के हो जाएंगी शादी। रोहन, ठीक है, बोल दो तैयार हो जाएंगी, शॉपिंग पर ले जाता हूँ। विजय, ठीक है, बोलकर निर्मला को इशारा करते हैं। निर्मला सेजल के रूम में जाती है। निर्मला सेजल से, सुन, जल्दी तैयार हो जा और कुछ हंग का पहन लिए। दादी, अच्छा, जरा मुझे ये तो बता, इसे जब से ये इस घर में आई है एक जोड़ा कपड़ा दिलाया है? हमेशा अपनी बेटी की उतरन ही देती है। निर्मला, तो उसमें भी है कई नए कपड़े। जल्दी तैयार होकर आ। दादी, कहाँ जाना है इससे? निर्मला, रोहन लेकर जा रहा है शॉपिंग पर इसे। सेजल दादी को ना में इशारा करती है। दादी, ये कहीं नहीं जाएंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। निर्मला, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, जल्दी आ जा, ज्यादा नखरे मत दिखा, 10 दिन में शादी है इसकी, बोलकर रूम से बाहर चली जाती है। सेजल चुपचाप बेमन से तैयार होकर बाहर आती है। रोहन उसे लेकर बाहर आता है। रोहन सेजल को लेकर कार से शॉपिंग मॉल के लिए निकलता है। सेजल कार में बिल्कुल सिमट कर एक तरफ बैठी हुई थी। सामने ड्राइवर बैठा था, इसलिए रोहन ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं की। इधर अंश ने जैसे ही सेजल को देखा तुरंत आर्यन को बताकर उसका पीछा करने लगा। उधर विनय विजय से, पापा आपने सेजल को क्यों भेजा रोहन के साथ? विनय, अब 10 दिन है शादी को, अब ये खुद आर्यन से निपटेगा। निर्मला, वो कैसे? अब तो वो आर्यन दिखता भी नहीं आसपास सेजल के। विनय, कौन कहता है? रोज कॉलेज आते जाते वक्त पीछा करता है विनय का। आज भी सुबह से उसका एक लड़का घर के बाहर पहरा दे रहा था। अब जब उसने रोहन को सेजल के साथ देखा होगा तो आर्यन को फोन भी कर दिया होगा। अब आर्यन सोचेगा तो जरूर कि यह सेजल के साथ कौन है, तो वह खुद ही निपटेगा रोहन से। और रोहन आर्यन से क्या करना है क्या नहीं, हमारे ऊपर बात भी नहीं आएगी और दोनों खुद मिलकर फैसला करेंगे कि होना क्या है। निर्मला, पर उसकी शादी रोहन से ही होनी चाहिए। विजय, शादी किसी से भी हो, जिए मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस जन्मदिन वाले दिन एक बार पेपर साइन करवा लूं, उसके बाद वह कहीं भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनय, पापा कहीं रोहन तो कोई पंगा नहीं कर देगा। विजय, हम बोल देंगे कि हमें नहीं पता इस बारे में कुछ भी। निर्मला, बस एक बार सेजल से उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा ले।
उसके बाद चाहे कुछ भी हो, विजय एक कप चाय तो पिला दो। निर्मला लाती हूँ। उसे तो बाहर भेज दिया घूमने, मुझसे ही करवा लो का। विजय कभी कभी कामना से बोला करो। निर्मला हाँ बस फिर तो मिल गई, रात से पहले तुम्हें चा बोल कर किचन में चली जाती है। इधर आर्यन उसी मॉल में पहुंचता है जहां रोहन सेजल को लेकर गया हुआ था। सेजल रोहन से थोड़ा दूरी ही बनाकर चल रही थी, पर रोहन अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहा था। वो सेजल को किसी न किसी बहाने छुए जा रहा था, वही सेजल सिमटी जा रही थी। आर्यन अंश के पास आते हुए कहा है, सेजल आज तो पक्का कोई ना कोई मौका मिल ही जाएगा उससे बात करने का। तूने नया फोन ले लिया ना सेजल को देने के लिए? अंश हाँ भाई, सिम भी नई डाल दी जो आपने भाभी के लिए ली थी। फोन बिल्कुल वर्किंग मोड पर है। आर्यन बस आज कैसे भी उसे ये फोन दे दूं ताकि उससे बात तो हो जाए। कहाँ है सेजल ये बता। अंश भाई सेजल भाभी वहाँ ब्राइडल वाले शोरूम में है और आज उनके साथ कोई और ही लड़का है। आर्यन चौंकते हुए, ब्राइडल यानी दुल्हन के कपड़े क्यों ले रही है वो? लड़का कौन है पता नहीं किया? अंश भेजा है एक लड़का, वो गया हुआ है उसी शोरूम में, अभी फोन आता ही होगा। आर्यन तब तक उसी शोरूम के बाहर चला जाता है जहां से अंदर का सारा नजारा दिख रहा था। रोहन सेजल के ऊपर ब्राइडल लहंगे लगा लगा कर देख रहा था जिससे वो सेजल को छू सके, वही सेजल उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ये नजारा बाहर से देख रहा था। आर्यन की आंखों के खून उतर आया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अंदर जाने लगा। रोहन को सबक सिखाने पर इतने ने अंश ने हाथ पकड़ लिए। अंश थोड़ा डरते हुए, भाई वो। आर्यन गुस्से से, हाथ छोड़ मेरा। देखा उस कमीने को कितनी गंदी तरीके से छू रहा है सेजल को। आज तो गया ये काम से। अंश डरते हुए, भाई वो मंगेतर है उसका, कुछ दिन बाद शादी है उनकी। ये सुनते ही आर्यन एक झटके से पीछे हो गया। उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई धड़कन रुक गई है। आर्यन फिर एक पल रुक कर जबरदस्ती करवा रहे होंगे शादी उसकी। इस लड़के को लेकर ऑफिस पहुंच, इसी से बात करूंगा। अंश ठीक है भाई। आर्यन से एक पल भी वहां रुका नहीं जाता। सीधा ऑफिस पहुंच ऊपर रूम में पहुंच दारू की बोतल निकाल एक पर एक बोतल पीने लगता है। इधर रोहन सेजल को उसके घर छोड़ जैसे ही अपनी कार में बैठता है, पीछे से अंश और विवेक भी जबरदस्ती उसकी कार में बैठ ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर कार उनकी मर्जी से चलाने को बोलते हैं। रोहन कौन हो तू? अंश फिक्र मत कर, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। विवेक तू डर मत, जिंदा वन पीस में ही घर जाएगा। रोहन गन को देख चुपचाप बैठा रहता है। आर्यन के ऑफिस पहुंच उसे आर्यन के सामने बैठाते हैं। आर्यन तो नशे में धुत हो चुका था। आर्यन तू क्या कर रहा था मेरी सेजल के साथ? रोहन ये सुन चौंकते हुए, वो आपकी सेजल कैसे हो गई? प्यार करता हूँ उससे, 10 दिन बाद शादी है हमारी। आर्यन गुस्से से अंश से गन छीनकर रोहन की कनपटी पर गन लगाते हुए, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बिल्कुल सच सच बताइयो वरना सारी गोली तेरे भेजे के पार होंगी, समझा? सेजल भी पसंद करती है तुझे? रोहन झूठ बोलता है, हाँ उसी की मर्जी से हो रही है हमारी शादी। आर्यन गन फर्श पर फेंकते हुए, निकल यहाँ से। रोहन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। रोहन कार में बैठ, ये सेजल के पीछे गुंडे भी पड़े हैं। अच्छा हुआ झूठ बोल दिया मैंने, बस अब ये उस सेजल से ना पूछ ले कुछ। नहीं उससे पूछना होता तो मुझे क्यों लाते यहाँ, बस अब कैसे भी जल्दी से ये 10 दिन निकल जाए। आर्यन ने गुस्से में सारा कमरा तोड़ फोड़ दिया। वो सिर्फ सेजल चीखे मारे जा रहा था। विवेक, विक्रम और अंश ये आर्यन की हालत देखी नहीं जा रही थी। अंश ने ऋषभ को फोन किया। थोड़ी देर बाद जब ऋषभ आया तो कमरे की और आर्यन की हालत देख घबरा गए। आर्यन ने गुस्से में वहां पड़ी कांच की टेबल पर अपने हाथ से मारा था जिससे आर्यन के हाथ से खून निकलने लगा था और कई जगह खून के छींटे भी पड़े हुए थे। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। आर्यन एक तरफ बिल्कुल बेसुध सा पड़ा हुआ था। ऋषभ विवेक की मदद से उसे उठाकर अंदर कमरे में लेटाए। डॉक्टर ने आकर उसके हाथ में फंसे कांच के टुकड़े भी निकाल ड्रेसिंग कर इंजेक्शन लगाकर चला गए। अंश ने वहां कमरे की सफाई करवाई। ऋषभ ने सबको सोने को बोल वही आर्यन के पास ही लेट गया। आर्यन इंजेक्शन की वजह से सो चुका था। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो कुछ देर के लिए उसे कुछ याद नहीं था, बस उसका सिर चकरा रहा था। ऋषभ जल्दी से जाकर नींबू पानी बनाकर लाए।
आर्यन ने पूरा एक ही घुट में पी लिया। ऋषभ आर्यन को देखते हुए, ठीक है अब। आर्यन कुछ नहीं बोलता। उसके सामने फिर से सेजल का चेहरा घूमने लगता है। उसके आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। आर्यन ऋषभ से मुंह फेर कर आंसू पोंछते हुए, बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ आर्यन को हग कर लेता है। मुझसे तो मत छिपा ये आंसू। आर्यन अपने आप को रोक नहीं पाता। वो फुट फुट कर रोते हुए, यार बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है शरीर में। ऋषभ अपने आंसू पोंछते हुए, एक बार सेजल से बात तो करता या। आर्यन रोते हुए, नहीं, अब मुझे उसका डर समझ आ रहा है। वो मुझसे डरती ही इसलिए थी कि कहीं मैं कोई जबरदस्ती ना करूं। मैं अब नहीं लगाऊंगा कोई उम्मीद। ऋषभ पक्का। आर्यन फिर से रोते हुए, मुश्किल है यार, बहुत पर करना तो पड़ेगा ना। साला मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है। पहली बार किसी लड़की से चाहत लगाई तो उसकी चाहत में मैं था ही नहीं। पता है यार, बहुत दर्द हो रहा है। बोलकर ऋषभ के गोद में सिर रख लेट कर रोने लगता है। ऋषभ के पास शब्द ही नहीं होते कि क्या बोले। इधर सेजल की जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कई बार तो सेजल का मन किया कि वो एक बार जाकर आर्यन से बात करे, पर बात क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। और तो और आर्यन ने दिखना भी बंद कर दिया था, तो सेजल को लगा कि आर्यन के मन में भी कुछ नहीं है। परसों सेजल की शादी थी। उसने अब उम्मीद ही छोड़ दी। उसने रोहन को ही अपना नसीब मान लिया था। आर्यन अब बस उदास उदास सा रहता था। सेजल की कई तस्वीर जो उसने बनाई थी फाड़ने की कोशिश भी की, पर नहीं फाड़ पाए। बस जब देखो उसे ही देखता रहता था। उसने रूम से ही निकलना बंद कर रखा था। इधर सुबह आर्यन 11 बजे करीब सो रहा था। तभी अंश भागता हुआ आया, भाई भाई पुलिस आई है। आर्यन मुंह सड़ाते हुए, तो कोई तीर मार दिया। अंश भाई आपको पूछ रही है। आर्यन उठते हुए, चल देखूं तो सही मुझसे क्या काम है इन्हें। अंश भाई शर्ट तो पहन लो। आर्यन क्यों? शर्ट पहनूंगा तो ज्यादा स्मार्ट लगूंगा क्या? अंश भाई आपको डर नहीं लगता क्या पुलिस से? आर्यन मैंने उसकी भतीजी छेड़ दी जो डरू। बोलकर शर्ट पहन बाहर आता है। इंस्पेक्टर आर्यन से तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है किसी लड़की ने। आर्यन चौंकते हुए, कौन सी लड़की ने? क्या शिकायत है मेरी? इंस्पेक्टर यही कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आर्यन अंश विवेक एक साथ। क्या अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।